हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग झारखंड बोर्ड का 10वीं का जो मॉडल पर सेट 3 जारी हुआ है, उसमें आप लोग का सोशल साइंस का भूगोल का जितने सारे सब्जेक्टिव्स वाले सभी को डिटेल में हल देखेंगे और उसके बारे में समझाएंगे भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आप लोग को डिटेल में मिल जाएगी और बिल्कुल रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले चैनल पर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, साथ में हर एक अपडेट दिया जाता है, तो बिल्कुल चैनल बहुत ही फायदेमंद है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। सबसे पहला सवाल, लौह खनिज क्या है? तो देखिए लौह खनिज में ही लोहे का नाम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं। देखिए इसके आंसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो याद करने के लिए। ठीक है, वरना आप लोग आंसर तो बहुत गाइड में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ऐसे यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे आप लोग को तुरंत याद हो जाए, एक बार पढ़े और आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए लौह खनिज क्या है? तो ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं। हो गया, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे हम लोग लौह खनिज कहते हैं। जैसे लौह खनिज के उदाहरण है क्या? लौह अयस्क हो गया, लोहे के जितने सारे अयस्क होते हैं ये सारे लौह खनिज के उदाहरण है। जिसमें मैंगनीज, बॉक्साइड, इसमें भी लोहे का अंश पाया जाता है, तो ये सारे क्या है? लौह खनिज के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? दोस्तों हमें वन का और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके लिए तो आप लोग सब खुद से लिख ही सकते हैं। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए वन एक बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। वन क्या है? एक बहुमूल्य, बहुत अति कीमती प्राकृतिक संपदा है। हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए। किन किन कारणों से, क्या क्या फायदा होता है वनों से हमें? तो देखिए फल, मेवे, सब्जियां तथा औषधियां प्राप्त करने के लिए हमें वनों से क्या फल प्राप्त होता है, मेवा प्राप्त होता है, सब्जियां, औषधियां। अगर वनों का हम संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होना बंद हो जाएंगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। मृदा अपरदन में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए देखिए वन जब रहता है तो वन से क्या मृदा का अपरदन कम होता है। कैसे कम होता है? क्योंकि जो पेड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो मृदा को जकड़े हुए रहता है। ठीक है, तो मृदा का अपरदन से उससे बच जाता है। एवं बाढ़ पर भी नियंत्रण आता है, जिससे बाढ़ को भी रोकथाम मिलती है। वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करने के लिए, और वन्य जीवन जो वन्य जीवन होता है, जितने सारे जंगली जीव होते हैं उन लोग आश्रय प्रदान करने के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। इसके साथ ही साथ वन नहीं रहेंगे तो समय पर बरसात भी नहीं होगी, और इसलिए बरसात के लिए भी वनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसका नेक्स्ट देखिए, भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या? नेक्स्ट क्या है? भूमि के कटाव को रोकने के लिए, भूमि के कटाव, जो भूमि होता है ना, अगर वन नहीं रहेगा, मान लो तो जकड़े हुए नहीं रहेगा, तो क्या भूमि का धीरे धीरे कटाव होता जाएगा, मतलब भूमि घिसता जाएगा। इस तरह मृदा का अपरदन होता रहेगा, भूमि का कटाव होता रहेगा, तो उसको भी रोकने के लिए वनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और देखिए इमारती तथा जलाने की वाली लकड़ी प्राप्त करने के लिए, इमारती मतलब घर बनाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करते हैं उसका जलाने के लिए जलावन, जो लकड़ी सूख जाता है, तो अगर वन का हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग को प्राप्त नहीं होगी। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करेंगे। देखिए ग्रीन हाउस में कितनी हानिकारक गैसें होती है, तो उस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो ऑक्सीजन का ज़्यादा सप्लाई होगा, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ के कारण हम लोग को क्या वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ बोल रहा है प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का वर्णन करें। प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों, प्राचीन भारत मतलब पहले। ठीक है, पहले किस तरह से जल को संग्रहित किया जाता था, किस तरह से जल को इकट्ठा किया जाता था, उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, प्राचीन भारत में अनेक तरह से जल संग्रहण किया जाता था, अनेक तरह से थे। जैसे राजस्थान में कैसा कि राजस्थान में पानी की भारी, यहाँ पे भारी होगा, ठीक है, भारी कमी होती है, क्योंकि वहाँ उचित वर्षा नहीं होती। देखिए राजस्थान में उचित वर्षा नहीं होती, जितना वर्षा होनी चाहिए उतना राजस्थान में होती नहीं है। इसलिए पता है कि राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे उतना वर्षा नहीं होता है। इसलिए प्राचीन समय में जल संरक्षण के लिए राजस्थान में देखिए क्या होता है, इसलिए प्राचीन समय में जल संरक्षण के लिए यहाँ राजस्थान के लिखिएगा, तो गलती हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ राजस्थान लिखिएगा। ठीक है, राजस्थान के, यहाँ राजस्थान के होगा। राजस्थान के लोग भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते थे। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन से बनाया जाता था, इसे आंगन में बनाया जाता था। इसे मुख्य रूप से कहाँ बनाया जाता था? घर के आंगन में, अंगना में इसको बनाया जाता था, जमीन में गड्ढा खोद के। ठीक है, ये भूमिगत टैंक कहाँ? देखिए ये भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता था। ये भूमिगत टैंक क्या? पाइपों से जुड़ा होता था, और पाइप छत से जुड़े होते थे। देखिए जैसे ये वाला छत हो गया, ठीक है, छत के ऊपर पानी गिरेगा और यहाँ से पाइप निकलता था और सीधा नीचे आता था भूमिगत टैंक में, जमा होकर सारा छत का पानी इस टैंक में जमा हो जाता था। इस तरह से वहाँ जमा होता था। तो ये इन पाइपों के सहारे टैंकों में जमा हो जाए, ताकि बरसात का पानी इन पाइपों के सहारे टैंकों में जमा हो जाए। पहली बरसात के पानी का उपयोग नहीं किया जाता था। पहली बरसात में जो पानी होता था उसका उपयोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी होती थी, इसलिए, बल्कि उस पानी का उपयोग टैंक तथा पाइपों को धोने में किया जाता था। उससे क्या करते थे कि टैंक को, पाइपों को धोने में इसका प्रयोग करते थे।
इस प्रकार प्राचीन समय में जल संरक्षण किया जाता है। इस प्रकार पुराने समय में जल का संग्रहण या संरक्षण किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला इसी के और में और एक सवाल था कि सीमांत सड़कों का महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सीमांत सड़क है क्या। ठीक है, तो सीमांत सड़क देखिए जहाँ पर सीमावर्ती, जहाँ पर बॉर्डर होता है ना, जहाँ पर दो देश एक दूसरे का बॉर्डर बढ़ता है, तो बॉर्डर के पास में जो सड़क बनाया जाता है, ठीक है, बॉर्डर के पास में जो सड़क बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत सड़क कहते हैं। तो चलिए इन सड़कों का क्या महत्व वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करता है, ये देश के सीमावर्ती क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को जोड़ने का काम करती है। जैसे देश के कहीं कहीं बहुत दुर्गम इलाका होता है जहाँ कोई जा नहीं सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये सड़क बन जाने से वहाँ पर हर कोई वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को जोड़ने का काम करती है, मतलब बाकी जो रोड है उससे दुर्गम इलाकों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और ये जो बता दें, ये रोड जो बनाती है वो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सीमांत सड़कों से देश की रक्षा में मदद मिलती है। और सीमांत सड़कें जो है दोस्तों, इसे देश की रक्षा के लिए मदद मिलती है। कैसे, जैसे ये मान लीजिए सीमा हो गया, अब यहाँ सड़क बना हुआ तो यहाँ से जवान अच्छे से गाइडिंग कर सकते हैं, अच्छा से देख सकते हैं, गाड़ी जा सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी जरूरत का सामान वहाँ ले जा सकते हैं, इससे देश की रक्षा में मदद मिलती है। दुर्गम क्षेत्रों पर पहुंचने में ये सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए जहाँ पर गाड़ी वाड़ी नहीं जाता, दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकता है, अब वहाँ पर पक्का रोड बन गया है तो आराम से गाड़ी वाड़ी जा सकते हैं सेना का, तो वहाँ पर भी क्या दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए आराम यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये सड़कें आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही मोस्ट VBI कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से सुनिए। और इसका अंतर पूछा, जो मैं अंतर लिखा उसको लिख दीजिएगा, फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा ऐसे करके खादर, ठीक है, एक तरफ खादर लिखिएगा, चूंकि उस तरह से मैं बना नहीं पाया, इस तरह से मैंने लिखा है, और एक तरफ लिखिएगा बांगर। ठीक है, और उसमें अंतर लिखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर में पहला पॉइंट क्या अंतर हो गया, यहाँ पर इससे एक लाइन आप लोग पहले और एक लीजिए कि खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर है। खादर और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ खादर एक तरफ बांगर। ठीक है, तो नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों उसे खादर कहते हैं। अब पूछिएगा सर जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है। ठीक है, आप लोग देखते हैं नदी के साइड एरिया में बहुत सारी मिट्टी जमा होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, खादर कहते हैं। मतलब नई जलोढ़ मिट्टी जो नई आती है, मतलब इस बार जो बहा कर लाया मिट्टी, उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, और पुरानी को बांगर कहते हैं। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। देखिए आप लोग देखे होंगे कि नदी के रिवर साइड में सब लोग सब्जी उगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। ठीक है, वहाँ उपज अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर खेती किया जाता है। तो इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, क्योंकि हर साल वहाँ पर मिट्टी बहा कर ले आता है, नया मिट्टी आता है, नया मिट्टी का परत हर साल मिलता है, इसलिए उसकी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होता है। ये मिट्टी रेतीली होती है। आप लोग देखे होंगे जो नदी द्वारा बहाकर मिट्टी लाया तो उसमें रेत का अंश होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बालू कहते हैं, बालू का अंश होता है, इसलिए ये मिट्टी क्या होता है, रेतीली होती है। ये नदी के पास डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ जाता है, नदी के पास में ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नदी द्वारा बहाकर लाया तो नदी के पास एरिया में ही ये सब पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में दोस्तों अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, और ये मिट्टी दोस्तों बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा उपज होता है, इसलिए सभी लोग यहाँ आसपास खेती करते हैं नदी के आसपास। अगला देखिए नेक्स्ट, बांगर में क्या अंतर है, बांगर का उसका ठीक उल्टा है। उसमें नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। एक मिनट, यहाँ गलती हो चुका है एक थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज़ आप लोग बता दें कि खादर की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। ठीक है, लेकिन बांगर की कम होती है। तो यहाँ आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम होती है। यह मिट्टी कंकड़ युक्त होती है। जैसे खादर में क्या होता है, बालू युक्त होता है, इसमें कंकड़ युक्त होता है। ये नदी से दूर मैदानी क्षेत्रों में पाई है। जैसे आप लोगों का खादर नदी के सामने पाया जाता है, ये नदी के दूर मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि ये बहाकर और दूर चला जाता है और धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है। ठीक है, तो ये दूर मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी में खादर की तुलना में कम पोषक तत्व पाई जाती है। जैसे खादर में क्या बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाता है, उसी प्रकार इस मिट्टी में खादर की तुलना में दोस्तों कम पोषक तत्व पाई जाती है, और इसीलिए क्या यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो ये सारा अंतर है, आप लोग अच्छा से ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, बाघ परियोजना के विषय में संक्षेप में वर्णन करना। बाघ परियोजना क्या है, इसके बारे में संक्षेप में आप लोग को उत्तर देना है। तो देखिए, वाघ जो होता है, जिसको टाइगर बोलते हैं, बाघ वन्य जीवों की महत्वपूर्ण जाति है। विश्व भर में इसकी तेजी से घटती हुई जनसंख्या से चिंतित होकर विश्व के वन्य प्रेमियों ने 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना तैयार की। ठीक है, बाघों की संख्या क्या दोस्तों धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, इसलिए जो बाघों से प्यार करते हैं, जो वन्य प्रेमी, 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना तैयार की, जिसे बाघ परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
बाघों की गिनती में इस गिरावट के कुछ मुख्य कारण, बाघों की संख्या में गिरावट क्यों हो रहा था? व्यापार के लिए बाघों को मारना, उनके आवासीय स्थलों का कम होते जाना, एशिया के देशों में उनकी हड्डियों का दवाइयों में प्रयोग आदि, इस सब कारण बाघों के इन सब के कारण बाघों की संख्या में कमी होती जा रही है। ठीक है, भारतीय सरकार ने 1973 की बाघ परियोजना के अंतर्गत लगभग 27 बाघ रिजर्व स्थापित किए। क्या किया दोस्तों? 1973 में जो बाघ परियोजना बना उसके तहत 27 बाघ रिजर्व बना, जहाँ पर बाघ को रखा जाता था। कहाँ पर? उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, वहाँ भी बाघों को रखने का जगह है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आदि, इस तरह से बहुत सारे उद्यान बनाए गए जहाँ पर बाघों को रखा जाता है। ठीक है, सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ पर नहीं मारा जाता है। इन बाघ रिजर्वों की स्थापना से इस अमूल्य निधि को बचाए रखना संभव हो गया है। ठीक है, और इस प्रकार जो इनका स्थापना किया गया है, इससे बाघों को रखने में सहायता होती है और उनकी जाति को बचाने का तरीका मिल गया है। ठीक है, तो ये सारा दोस्तों आप लोग का भूगोल का था। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और जल्दी आप लोग का नागरिक का और अर्थशास्त्र का भी हम अपलोड कर देंगे। बस चैनल में बने रहिए, प्लीज़ चैनल को जितने सारे दोस्त हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे दोस्तों। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि और ज़्यादा वक्त नहीं बचा है दोस्तों, गिन गिन के 1.5 महीना शायद बचा हुआ है। तो अच्छे से बिल्कुल धाकड़ तरीके से तैयारी में जुड़ जाइए। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बिल्कुल इस बार हर एक को अच्छा नंबर लाना ही होगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।